run until the to be wadi 4.5 के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। टेबल 4.5 में क्या देखना है हमें कि टेबल 4.5 में रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कैसे रिएक्शन होती है, कैसे नहीं होती है, चेक करना है हमें। ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है और कैसे नहीं होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए विद एसिड्स। एसिड के साथ कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। देखो एसिड के बारे में समझा देता हूँ आपको। एसिड के साथ अगर मेटल करेगा तो मेटल खुद एक बेस होता है, तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ पहले। मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या होता है, बेस होता है, और एसिड क्या होता है, एसिड होता है, मतलब वाटर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। तो रिएक्शन कैसे बनेगी भाई कि अगर एसिड के साथ, एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। ठीक है, H पॉजिटिव होता है, और ठीक है, और बेस जो मेटल है वो बेसिक होता है, तो OH नेगेटिव। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2 ही तो बनेगा। यहाँ पे देखो ये H हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन है, और O मतलब ऑक्सीजन, और H नेगेटिव मतलब H माने हाइड्रोजन। ये दोनों मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे, H2O। क्या बनाएंगे, H2O, मतलब कि पानी बनाएंगे। आसान सा है ना। H2 मतलब कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन सिंगल होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो तो फिर आगे चलें। उसके बाद आता है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लेवल, मेटल फिर नॉन मेटल। टेस्ट ट्यूब लेवल में क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मेटल और नॉन मेटल बता रखा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से देखना है, चेक करना है। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एक चीज़ को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लिख डालेंगे, सबको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या, दोबारा वाटर ज़्यादा होगा। क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड की मात्रा कम होगी। मतलब HCl की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। रूम टेम्परेचर पे और वार्म पे, रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना हमेशा। जैसे कि हम जो रूम टेम्परेचर होता है ना, वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वही होता है रूम टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वही रूम टेम्परेचर कहलाता है, जो कि होता है 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी क्या बोलते हैं उसको, 34 डिग्री सेल्सियस। और वो कैसा होता है, वार्म होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा होता है वो, वार्म होता है। ठीक है, अब आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कि भाई रिएक्शन होगी ना, जो कि बेसिक जो वर्ड है कि रिएक्शन बता रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, जो बेसिक जो वर्ड आता है वो है रूम टेम्परेचर और वार्म पे। कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि पानी की मात्रा ज़्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम है। समझ रहे हो ना बात, आपको समझ में आ रही होगी बात। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है कि पानी की मात्रा क्या है, हाई है। पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा है पानी की। और बाकी चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत कम है। उनकी वैल्यू क्या है, उनकी बहुत कम वैल्यू। मतलब एसिड जो है वो बहुत कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाएगी 34 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसे गर्म कर दिया जाएगा। गर्म मतलब कि टेम्परेचर कितना होना जरूरी है गर्म वार्म पे, कि उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस या फिर उसका 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या फिर 100 पे बॉयल हो जाएगा, वो उबलना स्टार्ट कर देगा 100 पे। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे अगर इसके साथ रिएक्शन की जा रही है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रूम टेम्परेचर के बेस पर बताई जा रही है कितना रूम टेम्परेचर पे उसको मिक्स किया जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी को कहाँ कराया जाएगा, लैब में कराई जाती है। ठीक है, जब आप लैब में करोगे तो आपको ये खुद ऑब्जर्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लैब एक्टिविटी के रूप में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप स्कूल की ऐसा अच्छा स्कूल ढूंढो जहाँ पर लेबोरेटरी का सब फैसिलिटी हो। ठीक है, अगर आप लेबोरेटरी को समझना जानते हो, मतलब समझना चाहते हो लैब को, मतलब लैब में क्या क्या होता है, तो या तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ो जिसमें बड़े स्कूल हो, जो जैसे कि, या फिर हमारे स्कूल में एडमिशन ज़्यादा लेओगे ज़्यादा बच्चे एडमिशन आएंगे, तो समझ रहे हो स्कूल बड़ा होता है ज़्यादा बच्चों से। ठीक है, तो इसी ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात।
क्या क्या दे रखी है इसमें एग्जांपल, ये चीज़ देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन फीलिंग्स, कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, चारकोल पाउडर, सल्फर पाउडर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, सल्फर पाउडर, चारकोल, कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर। तो इनका टेम्परेचर से साथ रिएक्शन करवा के देखा जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, मेटल्स नॉन मेटल है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, फिर रिएक्शन कराई जा रही है हाइड्रो HCl की। ये याद रखना, HCl क्या है, एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, और जब एसिड, फिर उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो हमें क्या पता है कि जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो पानी बनाएगा, मतलब कि वो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटल जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं मेटल जो होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं एसिडिक प्लस एसिडिक मिलेगा तो एसिड ही बनेगा। तो एसिड ही बनने, और थोड़ा सा कंसनट्रेटेड, वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा फिर। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और अगर बेस के साथ एसिड मिलेगा तो वो न्यूट्रल रिएक्शन कहलाएगी। देयर आर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या डिफरेंस है कि मेटल नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? अगर एसिड के डिफरेंस है, ऑफ कोर्स होगा ना। जब एसिड, जो नॉन मेटल है वो एसिड होते हैं, और जब एसिड और एसिड मतलब एसिड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, कंसनट्रेशन बनेगा। वो कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट की जगह पे क्या कहलाएगा, वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा। ठीक है, डाइल्यूट का नाम हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंसनट्रेटेड मतलब होता है हाई वैल्यू ऑफ एसिड, एसिड की मात्रा बढ़ेगी। जब नॉन मेटल और एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रल होएगी। क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें एक रिएक्शन के रूप में, जैसे हाइड्रोजन रिलीज होना ना रिलीज होना, कंसंट्रेशन गर्म करना, तो एक देखो ये एक रिएक्शन है। क्या है कि रिएक्शन, क्या है कि रिएक्शन है। तो रिएक्शन कराने के लिए आप बोल रहे हो, व्हाट कुड द पॉप साउंड सम केसेज बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको देखो उबालेंगे, गर्म करने के लिए बोल रहा है, वार्म में और रूम टेम्परेचर में तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, या फिर अगर वार्म करेंगे तो ये लेबोरेटरी के अंदर बता रहा है कि उसमें लेबोरेटरी के अंदर ये 10th क्लास के अंदर भी आएगी। सेम जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये सब 10th क्लास के अंदर भी आएगा, सेम एज इट इज़, सेम टू सेम आएगा बिल्कुल 10th क्लास के अंदर भी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन जब रिलीज़ होएगा, जब मान लो कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन एसिड की मात्रा बढ़ रही है, कंसंट्रेटेड एसिड बढ़ रहा है, या फिर हाइड्रोजन की मात्रा में रिएक्शन होगी जब, तो क्या होगा भाई, पॉपअप साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, एक आग लगेगी, छोटा सा बबल निकलेगा, बबल में से अगर हम माचिस की तिल्ली लगाएंगे, उसी माचिस की तिल्ली जलाकर अगर उस पॉप साउंड में, उस रिएक्शन के दौरान अगर उस बबल में आग लगाएंगे तो उसमें छोटा सा पॉप साउंड निकलेगा और एक आग निकलेगी बाहर। ठीक है, ये रिएक्शन कराई जाती है, 12th में भी कराई जाती है और 10th में भी कराई जाती है, और 8th में तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हो, 8th में भी कराया जाता है ये सब। 8वीं 8th 10th 12th तीनों क्लासों में रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, जो बॉडी क्लास होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट सम नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं, यू मस्ट हैव found that the non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burn with a pop sound। ये है इम्पोर्टेंट, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको इतनी देर से। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक लिख लो, अगर कैसे भी करके आप कहीं पे भी लिखना चाहो तो उसे लिख लो इस चीज़ को। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते एसिड से। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो रिएक्ट क्या करेंगे वो, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। कि नॉन मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि भाई एसिड, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, एसिड ही तो होते हैं। नॉन मेटल एसिड होते हैं, और एसिड जब मिलेंगे तो रिएक्ट कहाँ करेगा, वो तो एसिड ही बन गया, उसकी तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड बन गया वो। अब मतलब कंसंट्रेटेड मतलब एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो कंसंट्रेटेड क्या बन गया ना वो, समझ में आ रहा है आपको। फिर अब मेटल्स है रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। अगर मेटल एक बेस, मेटल किसके रूप में काम करता है, मेटल्स किस केस के रूप में काम करता है, बेस के रूप में काम करता है। मेटल किसके रूप में काम करता है, बेस के रूप में। ठीक है, बेसिक होता है। मेटल कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक और प्लस एसिडिक, मैं आपको पहले रिएक्शन बता चुका हूँ। जब बेसिक मतलब OH नेगेटिव, ठीक है, बेसिक होता है, बेस होता है OH नेगेटिव, और एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब कि H पॉजिटिव। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जो दोनों मिलते हैं तो बनता है वाटर। क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, आगे समझ में लिख लो ये चीज़ें। अब चलते हैं आगे, रिएक्ट विद एसिड्स, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस में जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोटी सी निकलती है, थोड़ा सा बबल निकलता है, छोटा सा गैस निकलती है, दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और जो कि जलती है, अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड क्रिएट करेगा, तो उसे बोलते हैं हम पॉप साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। वो तो पॉप साउंड क्रिएट किसके कारण होगा, वो हाइड्रोजन गैस के कारण होगा, ठीक है। किसके कारण होगा, हाइड्रोजन गैस के कारण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट, आपने कभी ऐसा नोटिस किया, हैव नोटिस दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि भाई कह रहा है कॉपर जो मेटल है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसे गर्म भी कर लेंगे तो भी HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता। ये एक फैक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ऐसी ही चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन ऐसी चीज़ों से बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर। अगर ऐसा क्वेश्चन अचानक से आ जाता है तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऐसी लाइन होती है जो लाइन बिल्कुल ही एक्सेप्शंस होती है। तो मुझे कभी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा पिक्चर्स की फॉर्म में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक तरीका होता है समझाने का, एक याद करने का। हम शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम किस चीज़ को याद रख पा लेते हैं, पिक्चरों को याद रख ले पाते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर्स को याद रख पाता है ज़्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो कॉपर होता है कि जो मेटल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट तो करता है, लेकिन वो किससे रिएक्ट नहीं करता, सल्फ्यूरिक एसिड से तो कर देगा, ठीक है, लेकिन वो रिएक्ट किससे नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं करता, जो हमारे पेट में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ पे गिर जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो जल जाएगा हमारा हाथ, खोखला हो जाए, बिल्कुल अंदर पूरी चमड़ा जल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक तेजाब होता है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ रहे हो, कॉपर के साथ मिक्स कर रहा है। तो समझ लो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कौन, कॉपर, जो कॉपर होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट किससे नहीं करेगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं करेगा। ये याद करने वाला पार्ट है, कॉपर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं करता, ठीक है। इवन अगर गर्म भी कर देंगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, कॉपर जो रिएक्ट करता है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करता है अगेन सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करेगा, एसिड, वो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस, एक्टिविटी 4.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अगर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के NaOH के जरिए अगर सॉल्यूशन है, केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल विद द प्लास्टिक स्पैटुला। कहने का मतलब कि ये एक पूरी तरीके से पैलेट्स होता है और एक प्लास्टिक स्पैटुला होता है, एक हैंडल जैसा। प्लास्टिक स्पैटुला क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ पे आप लैब में जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पैलेट्स क्या होता है, टेकन पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैटुला। एक नाम है डिवाइस का, ठीक है, प्लास्टिक स्पैटुला होता है वो नाम है इसका, ठीक है। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। कि कहने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कि प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ it in 5 ml of water, drop a piece of aluminium foil into it। कि कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। ये 12th क्लास में भी कराया जाता है और आपकी 8th क्लास में भी दे रखा है, ठीक है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट इट्स बिफोर। पॉप साउंड की क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का देखो आग जो निकल रही है ना हाइड्रोजन के कारण हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि पॉप साउंड क्यों निकल रहा है, सब में ये रिएक्शन कराई जा रही है जो इनमें पॉप साउंड क्यों निकल रहा है, क्योंकि पॉप साउंड एक क्या है कि रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या निकलता है भाई, ऑक्सीजन बबल्स निकलते हैं, गोल गोल बबल्स निकलते हैं। तो जो गोल गोल बबल्स होते हैं ना उनके अंदर भरा होता है हाइड्रोजन, उनके अंदर क्या भरा होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर भरा क्या होता है, हाइड्रोजन भरा होता है। अब उनको जलाओगे तो हाइड्रोजन का नेचर होता है कि वो आग को जल्दी पकड़ लेता है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन में आग लगाते हैं ना तो हाइड्रोजन जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन पॉप साउंड निकलेगा तो अगर हम उसमें माचिस की तिल्ली जलाकर उसमें आग लगाते तो वो जलेगा, एक आग के साथ निकलेगी उसमें, ठीक है, एक आग सी निकलेगी उसमें, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, एक हाइड्रोजन निकाल रहा है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेटल्स क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जो मेटल्स होता है बेसिक होता है, मतलब OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलेगा। समझ में आ रही है बात आपको, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। पेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो एक साउंड निकलेगा, वो है पॉप साउंड। क्या बोलेंगे हम उसे, पॉप साउंड बोलेंगे, ठीक है। पॉप साउंड क्यों निकलेगा, क्योंकि जो गैस है उसके अंदर गैस की उस पॉप साउंड निकलेगा। पॉप साउंड क्यों आएगी, उस जो बबल होगा ना, जो उसके अंदर हाइड्रोजन है, अगर उसको हम आग लगाएंगे तो उसके अंदर आग लगाएंगे तो एक वो बबल फूटेगा जब, तो आग लगाने के साथ साथ क्या होगा, उस आसपास के सराउंडिंग में आग लग जाएगी। आसपास के जो जहाँ तक वो गैस फैलेगी ना हाइड्रोजन की, वहाँ तक आग लग जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अच्छा नहीं होता वैसे तो ये, क्या देखने में सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि बबल निकलता है, फिर उसमें हम माचिस की तिल्ली आँच लगा के लगाते होंगे, वो फूटता होगा, फिर आस पास में आग फैलती होगी, तो वो गलती से आपके ऊपर ना लग जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है बहुत ध्यानपूर्वक। इसलिए लैब में कराया जाता है सारी चीज़ें। कहाँ कराई जाती है, लैब में। देखो कोरोना वायरस भी कहाँ से आया था, कहीं ना कहीं किसी लैब से आया था, लेबोरेटरी से आया था, केमिस्ट्री लैब से, ठीक है, चाइना में से निकला था ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक चीज़ है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, कि जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का बेस के साथ, अब वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन की जाती है, नॉन मेटल्स विद बेसेस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। बेस क्योंकि भाई नॉन मेटल्स हो गए और बेसिस, मतलब ये बेस मतलब हो गया, ये हो गया मेटल, ठीक है, ये हो गया मेटल और ये नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल और मेटल की जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो डिफ़िकल्ट वाली आती है बड़ी क्लासों में। अभी आपको नॉर्मल दे रखी है, बिल्कुल ही आसान वाली। अब तो हम पढ़ते हैं रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, मज़े आएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, समझ में आएगा, बड़े मज़े आएंगे, ठीक है। तो साथ में चलते रहो, बिल्कुल मज़े आ रहे हैं बिल्कुल पढ़ने में ना। अब आएंगे मज़े आपको असली। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है बदलना, ठीक है। दो एलिमेंट आपस में बदलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक एलिमेंट अगर बदल गया, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। मतलब जैसे कि मान लो कोई एक रिएक्शन, एक एलिमेंट हट जाएगा उनमें से, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन लगा सकते हैं हम, देखेंगे पढ़ेंगे, देखो अभी यहीं पे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, दैट यू, जैसे कि आपने क्या करा था पहले का भी, दैट यू बोल रहा है कि आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है, दैट यू, कि भाई क्या यू परफॉर्म इन क्लास 7, जैसे कि आपने क्लास 7 में परफॉर्म किया था। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड, कि चलो देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड, इसी टाइप की और रिएक्शंस देखेंगे। एक्टिविटी 4.8 टेक 5। अब देखो यहाँ पे ना जो रिएक्शन है, रिएक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो सही से, तो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ द, हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पढ़ी, इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कॉपर सल्फेट और आयरन की पढ़ी है। मतलब कॉपर सल्फेट क्या था, CuSO3, क्या था भाई, CuSO3 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO3, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन Fe। तो अब यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, बेसिक है सबसे पहली चीज़, कॉपर, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा, तो FeSO3, ठीक है, FeSO3 ये बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि कॉपर देखो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन, ठीक है, लेस रिएक्टिव में डिफरेंस होता है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये मैंने जो बात बोली लेस रिएक्टिव है, ये हम पढ़ेंगे टेबल के अंदर, जिसके अंदर हमें ये पढ़ना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे को नहीं आता समझ में, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कॉपर, क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसलिए ये इसको भगा देगा और खुद जाके इसके जुड़ जाएगा, मतलब इस सल्फेट पे खुद चिपक जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक को हटा दिया, अब यहाँ पे कॉपर अलग निकल जाएगा और FeSO3 अलग बच जाएगा, ठीक है।
आयरन सल्फेट अलग बच जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको? अब आगे समझ में अच्छे से। तो आपको ये नोट डाउन करना कॉपी में। कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा आपको, इतनी अच्छी तरीके से क्लास के टीचर भी नहीं समझाते, मिटा देते हैं वो तो लिख के एकदम तुरंत, है ना। तो आपको क्या करना है, लिखना है, ध्यान से वीडियोस को सुनना है, आवाज़ को सुनना है, पिक्चर क्वालिटी भी देखनी है और आपने ऑडियो भी सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, अब आगे इसके बाद आता है, इसके बाद यहाँ पर है कि भाई रिएक्शन आपने क्लास 7 में पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 7 में पढ़ा होगा ये चैप्टर, एसिड बेस वाला चैप्टर, एंड मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। उसकी जैसी इसकी जैसी बहुत सारी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। एक्टिविटी 4.8, एक्टिविटी 4.8 के अंदर इसको एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या क्या पढ़ना है इसमें, ज़रूरी है। टेक 500 मिलीलीटर बीकर्स एंड लेबल दैम ABCD एंड E। क्या करना है, उसको लेबल करना है ABCD एंड D, ठीक है, एंड E। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब क्या करना है टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल दैम ABCD एंड E। टेक अबाउट इन सब को हम करते हैं, मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक 100 ml बीकर एंड लेबल दैम ABCD E। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। अपने हमें आधा आधा भरना है उनको। डिज़ोल्व इन ईच बीकर टी स्पूनफुल। कहने का मतलब कि भाई जो हमारे डिज़ोल्व करना है उनको घुमाना है, घुलाना है, ठीक है, घोलना है हमें, ठीक है। चीनी क्या करनी है, घोलनी है, ठीक है। ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट, प्रत्येक सब्सटेंस में जैसे कि इंडिकेट करना है इसमें, इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। कीप द बीकर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब आपको जो बीकर है ना उसको रखना है सही, ठीक है, सिंपल रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जो आपने देखा उसमें जो चीज़ आपने नोटिस करी है, ठीक है, वो चीज़ आपको उसमें रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को करना है कि ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। देखो साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। समझ में आ रहा है आपको बात कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि 50 ml में ABCD, आपको 100 ml बीकर लेना है, उसको लेबल करना है ABCD, और उस प्रत्येक लेबल में क्या करना है 50 ml वाटर डालना है और डिज़ोल्व इन ईच बीकर टी। क्या करना है कि भाई उसके अंदर बीकर के अंदर टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। सॉरी कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ही जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, बीकर के अंदर देख रहे हो आप कि भाई 100, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो आप बोरोसिल, ये सारे ना एग्जाम्पल, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप देखोगे अच्छे से कि भाई ZnSO4 FeSO4, ठीक है, Cu। ये रिएक्शन वही वाली बता रहा था जो आपको, किसकी ये रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन बता रहा था जिसमें आपको कॉपर सल्फेट एंड आयरन की मैंने रिएक्शन पहले जब मैंने स्टार्ट करा था टॉपिक, तभी मैंने आपको ये बता दी थी। आपको मैंने ये दो रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ZnSO4 FeSO4 कहने का मतलब ये कि कॉपर इसमें 2 कॉपर है, ठीक है, ये 2 कॉपर है, दोनों कॉपर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नो चेंज। देखो बीकर ए के अंदर इसमें क्या है, बीकर ZnSO4 है, फिर FeSO4 है, तो कॉपर नीचे बैठ गया और FeSO4 बन गया उसका, ठीक है, FeSO4 बन गया। तो मतलब कॉपर सल्फेट का अंदर जो बीकर ए था उसके अंदर क्या किया हमने, कहने का मतलब कॉपर सल्फेट था और जिंक ग्रैन्यूल है। जिंक के दाने, जिंक ग्रैन्यूल मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं जिंक के, ठीक है। जिंक एक मेटल होता है, कॉपर भी एक मेटल होता है, सल्फेट। तो अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये सब आप आसानी से कब कर पाओगे, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। कौन सी याद क्या होगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ होगी याद, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़, क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। उसके अंदर क्या होगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कि कौन सा एलिमेंट पहले रिएक्ट करता है किसके साथ। तो अगर हमें रिएक्शन के बारे में अच्छे से पता होगा, कब होगा अच्छे से पता, जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में अच्छे से याद होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद होगी तो हमें क्या याद होगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन। ये सारी सब कब आएगी समझ में हमें, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। बीकर बी के अंदर क्या है,
कॉपर सल्फेट और आयरन नेल है, ठीक है। बीकर सी के अंदर क्या क्या है, बीकर सी के अंदर है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स। कहने का मतलब ये कि भाई कॉपर टर्निंग क्या होता है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो कॉपर टर्निंग, कॉपर है मतलब कि भाई कॉपर टर्निंग एक तरह से नाम हो गया, जो भी है इसका नाम कॉपर टर्निंग है। कॉपर मतलब कॉपर नॉर्मल वाला कॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर टर्निंग ये वाला दोबारा अगेन ये वाला आता है FeSO4 बीकर डी में। फिर बीकर ई आता है, बीकर ई में क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन नेल, या जो कील होती है ना, कील के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन सभी के अंदर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी जरूरी है आपको। क्या याद होना जरूरी है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है मैं आपको याद कराऊंगा, इसी के अंदर है, किताब के अंदर भी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, एक तरीका बताऊंगा याद करने का, और आपको याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने, कैसे याद करते हैं और कहाँ काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज़, कहाँ काम आती है। प्रत्येक टॉपिक के अंदर, प्रत्येक जो रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शंस के अंदर कौन सा एलिमेंट किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, ये डिसाइड कौन करता है, हमारी रिएक्शन डिसाइड करती है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखो एक चीज़ समझ में आएगी कि हमें इन बीकरों में इन सभी के अंदर बीकर्स में क्या क्या सिमिलर और क्या क्या नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस के अंदर हो रही है, ए और बी के अंदर, और इन बाकियों के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। इन बाकियों के अंदर नहीं हुई, मतलब C, D, E के अंदर नहीं हुई और 2 के अंदर हो गई। कहने का मतलब बीकर ए और बी में हुआ चेंज। क्या चेंज हुआ कि इसका जो कॉपर है ना, कॉपर आयरन के साथ, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। ये याद रखना। देखो कॉपर यहाँ पे भी लेस रिएक्टिव है और जिंक, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ कॉपर भी अलग हो गया, यहाँ पे मतलब जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। यहाँ पे अगेन आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। समझ में आ गया आपको, नहीं आया? देखो समझ में आने वाली बात है कि इसमें कि हमें बता रखा ना, यहाँ पे हमने देखा है हमने अभी क्या देखा कि भाई यहाँ बीकर के अंदर कॉपर दिख रहा है अलग से और ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी कॉपर दिख रहा है हमें अलग से। तो ये चीज़ें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिंक कॉपर वहाँ पे आयरन कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव, किससे ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। The best you can be what is quality education. Alright, content to the best you lend they what? Deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend they what? Deep alright, content to the best you lend they what? Deep. Dora content too. They want the rock has been the best ever too, and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Run, convince to the to be what run, convince to the best you can be what is quality education.
Or of content to the masculine, they walk. The power of content to the masculine. They want the power of content to the masculine. They want the power of content to the masculine. They want the power of content to. They want the rock has been the best ever to.